ये कहानी मोहनपुर गांव की है। मोहनपुर गांव में विश्वजीत नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। संपत्ति के नाम पर उनके पास एक झोपड़ी, 2 बैल और एक बत्तख था और 10 बीघा जमीन थी, जिस पर विश्वजीत बड़ी ही मेहनत से खेती किया करता था। अरे विश्वजीत, जल्दी चलो, तुम्हारे खेत में आग लग गई है। सोमनाथ की बात सुनकर विश्वजीत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर वो जल्दी से अपने खेतों की ओर भागता है और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मैंने कितनी मेहनत से मकई की खेती की थी और मेरी सारी मकई जल गई। अरे विश्वजीत, अपने आप को संभालो। अरे गर्मी ही इतनी है कि क्या कर सकते हैं। इस बार गर्मी के कारण कई खेतों में आग लग चुकी है। अरे भाई, क्या संभालूं मैं अपने आप को। इस बार कर्ज वाले को पैसा कैसे चुकाऊंगा? उसे तो किसी भी हालत में अपना पैसा चाहिए। अरे विश्वजीत भाई, तुम्हारे ऊपर तो कोई कर्जा नहीं था, फिर तुम कौन से कर्जे की बात कर रहे हो? तुम्हें तो पता ही है मेरी पत्नी की शुरू से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सेठ से इलाज के लिए पैसे मांगे थे। सोचा था कि इस बार की फसल से सेठ जी का कर्ज दे दूंगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन विश्वजीत की पत्नी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। सुनिए जी, लगता है अब मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई है और जब से अपनी मकई की फसल में आग लगी है तब से तुम बहुत ही दुखी रहने लगे हो। मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकती। रेखा, क्या करूं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 2 दिन बाद सेठ जी को उसका पैसा लौटाना है और घर में एक पैसा भी नहीं है और तुम्हारी भी तबीयत सही नहीं है। अरे सुनो जी, तुम दुखी मत हो, तुम अपनी बत्तख को बेच दो। हम बिना अंडा खाए ही रह लेंगे। तुम उसे बेच दो ताकि सेठ जी का कर्जा लौटा पाओ। हाँ रेखा, अब मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। ऐसा कहकर विश्वजीत अपनी बत्तख को लेकर उसे बेचने के लिए निकल जाता है, लेकिन विश्वजीत से उसकी बत्तख गांव में कोई नहीं खरीदता। तो वो गांव की बाहर वाली सड़क पर अपनी बत्तख को लेकर खड़ा हो जाता है। तभी थोड़ी देर में वहां तो आदमी आ जाते हैं। अरे भाई, क्या तुम अपनी बत्तख को बेच रहे हो? जी हाँ, मैं अपनी बत्तख को बेचना चाहता हूँ, लेकिन आप कौन हैं? क्या आप मेरी बत्तख को खरीदना चाहते हैं? हम दोनों कसाई हैं, पर हम भी बत्तख की ही तलाश कर रहे हैं। तो तुम बताओ, तुम अपनी बत्तख की क्या कीमत लोगे? विश्वजीत को जैसे ही पता चला कि ये दोनों कसाई है तो वो डर गया। तभी वहां से जाते हुए दूसरे व्यक्ति से पूछा, सुनिए मालिक, आपको बत्तख खरीदनी है क्या? अरे भाई, मैं तुम्हारी बत्तख खरीद लूंगा। तुम अपना दाम बताओ और कहाँ से लाए हो तुम बत्तख को? क्या नाम है तुम्हारा और क्या तुम्हारे बत्तख अंडा भी देती है? जी मालिक, मेरा नाम विश्वजीत है और मैं इसी गांव में रहता हूँ और मेरी बत्तख एक समय में 4 अंडे देती है। अच्छा, तो तुम अपनी बत्तख के क्या दाम मांगते हो? जी मालिक, मुझे अपनी बत्तख के 400 रुपये चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी बत्तख के तुम्हें केवल 200 रुपए ही दे सकता हूँ। इसी तरह कुछ देर तक दोनों तरफ से मोल भाव होता रहा। विश्वजीत को पैसों की बहुत जरूरत थी। मालिक, आप मुझे मेरी बत्तख के 300 रुपए दे देना। अरे भाई, मैं तुम्हारी बत्तख के 350 रुपए दे दूंगा। अरे मैं तुम्हारी बत्तख के 370 रुपए दे दूंगा। नहीं भाई, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें अपनी बत्तख नहीं बेचनी। अरे भाई देख लो, ये आदमी तो तुम्हें केवल 200 रुपए ही दे रहा है और मैं तुम्हें 350 रुपए दे रहा हूँ। नहीं भाई, मुझे तुम्हें अपनी बत्तख नहीं बेचनी। विश्वजीत की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों कसाई वहाँ से चले जाते हैं। अरे भाई, मेरी ये बात समझ में नहीं आई। वो दोनों तुम्हें मुझसे ज्यादा पैसे दे रहे थे, फिर भी तुमने उन्हें अपनी बत्तख क्यों नहीं दी? मालिक, आप तो भले आदमी लगते हो। आप तो इस बत्तख को पालेंगे और इस बत्तख की सेवा करेंगे, लेकिन वो दोनों कसाई थे, इसीलिए मैं उनके हाथ में 400 रुपए में भी अपनी बत्तख को नहीं देता। आप बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर आ गए, वरना मुझे अपनी बत्तख को इन कसाईयों को देना पड़ता। मालिक, मैं बड़ी ही मुश्किल में हूँ, इसीलिए अपनी बत्तख को बेचने निकला हूँ। इस बत्तख को मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है, तो मैं भला इस बत्तख को उन कसाईयों के हाथ में कैसे दे सकता हूँ? मालिक, आप इस बत्तख को जितना ज्यादा दाना खिलाओगे, ये उतना ही ज्यादा अंडे देगी। लेकिन मालिक, आप कौन हैं? मैंने आपको यहाँ कभी नहीं देखा। वो व्यक्ति विश्वजीत की बातें सुनकर गौर से उसकी ओर देखने लगा और अपने मन में सोचने लगा, गरीब लोग वाकई में बहुत ही भले होते हैं। इस व्यक्ति को अपनी बत्तख से कितना लगाव है, वरना यहाँ तो बड़े बड़े लोग भी अपनी बत्तख को कसाईयों के हाथ में दे देते हैं।
पर 1 रुपए का घाटा भी नहीं उठाना चाहते, और एक ये है जो मुझे 200 रुपए का घाटा उठाकर भी अपनी बत्तख बेच रहा है। क्या हुआ मालिक, आप क्या सोच रहे हो? अरे नहीं कुछ नहीं, मैं पास ही के गांव वीरेंद्र नगर में रहता हूँ। मेरा नाम अशोक है और मैं एक व्यापारी हूँ और मैं गरीब लोगों को ब्याज पर पैसे देने का काम करता हूँ। लेकिन मालिक, पैसों की जरूरत तो अमीर लोगों को भी होती है, क्या आप उन्हें ब्याज पर पैसे नहीं देते? अमीर लोगों को रुपए देने से अच्छा तो रुपयों का दान कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास रुपए लेते समय तो बहुत संपत्ति होती है, लेकिन रुपए हाथ में आते ही सारी संपत्ति गायब हो जाती है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का भी कोई खास असर नहीं होता, जबकि गरीब आदमी सारा रुपया ब्याज समेत लौटाता है। चलो अब तुम अपनी बत्तख को मेरे घर तक छोड़ आओ, ताकि तुम्हें मेरे घर का भी पता चल जाए और कभी तुम्हें अपनी बत्तख की याद आए तो तुम उससे मिलने वहां आ सको। फिर वो दोनों आगे की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो दोनों वीरेंद्र नगर पहुंच जाते हैं। फिर अशोक ने विश्वजीत को पैसे दिए तो विश्वजीत ने फिर से अपनी बत्तख को प्यार भरी आंखों से देखा। मालिक, आपसे एक प्रार्थना और है, आप इस बत्तख का ख्याल रखिएगा। ऐसा कहकर विश्वजीत वहां से चला गया और अपने गांव पहुंचकर उसने जमींदार को उसके सारे पैसे लौटा दिए, लेकिन अपनी पत्नी की दवा के लिए उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचा। फिर ऐसे ही कई दिन और बीत गए। सुनो जी, मेरे लिए किसी तरह दवाई ले आओ, क्योंकि मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन विश्वजीत के पास 1 रुपया भी ना था और वो भी अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था। तो वो मन में सोचने लगा, क्यों ना मैं किसी से उधार ले लूं, कुछ इस बार पैसे दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा, लेकिन उधार किससे लूं? क्योंकि पत्नी को स्वस्थ करने के लिए कम से कम 800 रुपए तो चाहिए ही चाहिए, तभी काम चलेगा। और मेरी किसी अच्छे आदमी से जान पहचान भी तो नहीं है, और यहाँ के जो जमींदार हैं वो गरीब लोगों को अपने ब्याज में ही मार देते हैं। इससे अच्छा तो मैं सेठ अशोक के पास ही चला जाता हूँ, इन सबसे तो वही अच्छे हैं, और सुना है वो वादे पर ही पैसे लेते हैं, लेकिन किसी तरह छोड़ते नहीं हैं। और लेकिन यहाँ के जमींदार की तरह गरीब लोगों को कर्ज में नहीं डुबाते, अपना हिसाब साफ रखते हैं। फिर ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए, लेकिन विश्वजीत सोच विचार में ही पड़ा रहा। मुझे सेठ अशोक के पास जाना चाहिए या नहीं? अगर मैं उन्हें वादे पर पैसे नहीं लौटा पाया तो मेरे घर बार खेत सब बिक जाएंगे। लेकिन विश्वजीत के पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था, तो वो सेठ अशोक के पास चला गया। मालिक, मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे 500 रुपए कर्ज के रूप में दे दीजिए। तुम्ही ने मुझे वो बत्तख बेची थी ना, रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूँ। अगर वादा पूरा न किया तो मैं जरा भी दया नहीं दिखाऊंगा। तुम बताओ, तुम कब तक वापस रुपए दे दोगे? फिर विश्वजीत थोड़ी देर अपने मन में सोचा। मालिक, आप 8 महीने तक का समय रख लो। विश्वजीत, देखो, अगर तुमने 8 महीने में रुपए ना लौटाए तो उसका ब्याज बढ़ जाएगा। मालिक, आप उस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। फिर अशोक विश्वजीत को 500 रुपये दे देता है। फिर विश्वजीत वहाँ से जाता है। वो दवाई लेकर अपने घर पहुँच जाता है। फिर ऐसे ही 8 महीने बीत जाते हैं तो अशोक सेठ ने एक आदमी को विश्वजीत के घर भेजकर उसको बुलाया। क्या अभी 8 महीने नहीं बीते? लाओ, मेरे रुपए कहाँ हैं? मालिक, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। मैं दिन रात उन्हीं की सेवा में लगा रहता हूँ। जब तक मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तक मैं उनकी सेवा कर लूं। पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहेगा। और इस बार अच्छी मकई की फसल नहीं हुई। मालिक, सारी मकई की फसल पानी के बिना सूख गई। भगवान ही जानते हैं कि मैं किस तरह से अपना दिन बिता रहा हूँ। मैं आपके पैसे कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। आप बस मुझे 3 महीने की मोहलत और दे दीजिए और पत्नी भी 3 महीने में स्वस्थ हो जाएंगी। लेकिन पर याद रखना, मेरा ब्याज बढ़ जाएगा। मैं तुमसे 500 रुपए के बदले 800 रुपए लूंगा। ठीक है मालिक, जैसा आप चाहें। ऐसा कहकर विश्वजीत वापस अपने घर लौट गया। घर आकर देखा तो पत्नी का अंतिम समय आ गया था। सुनो जी, तुम अपना ध्यान रखना और कभी भी किसी परेशानी में घबराना मत, उसका डट कर सामना करना। इतना कहते ही रेखा की मृत्यु हो गई। विश्वजीत अब तक गर्दन तक पानी में था, अब पानी सिर पर आ गया। विश्वजीत ने इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर अंतिम यात्रा का प्रबंध किया
और अपने पत्नी का अंतिम संस्कार किया। लेकिन मृत आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ और बाकी के क्रियाकर्म करने थे। हरिद्वार मृत्यु भोजन जैसे कई क्रियाकर्म करने थे। ये मेरी पत्नी की सेवा करने का आखिरी मौका है। मुझे सभी पूजा पाठ करवाने भी जरूरी हैं ताकि मेरी पत्नी की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन इसमें बहुत खर्चा है और मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है और अब तो शायद सेठ अशोक भी पैसे नहीं देंगे। फिर भी मुझे एक बार उनके पास जाकर तो देखना चाहिए। क्या पता वो मेरी ऐसी हालत देखकर मुझ पर थोड़ी सी दया आ जाए। वैसे भी वो बहुत नेक दिल इंसान है। 1000 रुपये उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। फिर विश्वजीत सीधा सेठ अशोक के पास जाता है। लेकिन विश्वजीत के रास्ते में एक एक कदम बड़ी ही मुश्किल से बढ़ रहे थे। मैं किस मुंह से सेठ जी के पास जाऊं? अभी 4 दिन ही हुए हैं। 3 महीने में पिछले रुपए लौटाने का वादा करके आया हूं और अब जो 1000 रुपये मांगूंगा तो वो क्या कहेंगे। और अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं कभी ना देता। उन्हें मेरे ऊपर शक तो जरूर होगा कि इस आदमी की नीयत ठीक नहीं है और हो सकता है वो मुझे वहां से धक्के मारकर भगा दे। या फिर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि तेरे पास कौन सी बड़ी जमीन जायदाद है जिस पर तू रुपए मांगता है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। और मेरे पास तो कुछ भी जमीन जायदाद नहीं है, बस मेरे पास मेरे दोनों हाथ ही हैं। ये सब मन में सोचते सोचते विश्वजीत सेठ अशोक के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहां सेठ जी पहले से ही अपने नौकर पर चिल्ला रहे थे। तुम समय से काम क्यों नहीं करते? अभी तक चावल खरीद कर क्यों नहीं लेकर आए? इतने में ही विश्वजीत उनके पास आ गया। विश्वजीत, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरे पास इस वक्त तुमसे बात करने का समय नहीं है। सेठ अशोक की ये बात सुनकर विश्वजीत मायूस हो गया और कुछ ना बोल सका और अपने मन में सोचने लगा। ले विश्वजीत, तू इसीलिए आया था ना यहाँ पे इनकी डांट सुनने? विश्वजीत की शक्ल देखकर सेठ अशोक को उस पर दया आ गई। बताओ विश्वजीत, तुम यहाँ किस काम से आए थे? कुछ नहीं मालिक, मैं तो आपसे हालचाल पूछने आया था। क्यों झूठ बोलते हो? क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी? किसान बिना किसी मतलब के किसी दूसरे के पास नहीं जाता। इसलिए बताओ तुम यहाँ किस काम से आए थे? विश्वजीत फुट फूट कर रोने लगा। विश्वजीत को रोता देख सेठ अशोक को ये समझते देर न लगी कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो सेठ ने विश्वजीत से पूछा, क्यों विश्वजीत, तुम्हारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही? हाँ मालिक, आज 4था दिन है। रो नहीं विश्वजीत, रोने से क्या फायदा, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ। ऐसी मृत्यु पर गम नहीं करना चाहिए। मालिक, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ मगर हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि अभी पिछले पैसा ही बाकी है। अब और किस मुंह से मांगू? लेकिन भगवान जानते हैं कहीं से भी 1 रुपया मिलने की उम्मीद नहीं है। काम ऐसा आ पड़ा है कि अगर न करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। और आपसे कुछ कह भी तो नहीं सकते। आप इतने बड़े सेठ हैं, ये समझकर दे दीजिए कि आप ध्यान दे रहे हैं। मुझे केवल 1000 रुपए की जरूरत है। अगर मैं जिंदा रहा तो आपकी एक एक पाई पाई चुका दूंगा, लेकिन इस समय आप मुझे मना मत कीजिएगा। 800 रुपए तो हो ही गए हैं और 1000 और मांगते हो। 1 साल में 800 रुपए हो जाएंगे। इसकी तुम्हें कोई खबर है या नहीं? अगर भगवान की कृपा रही तो इस बार मकई के फसल से 2000 रुपए तो आ सकते हैं और अगर भगवान ने चाहा तो 8 महीने के अंदर अंदर मैं आपके 1800 रुपए तो दे ही दूंगा। फिर सेठ अशोक ने विश्वजीत को 1000 रुपये दे दिए। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और विश्वजीत ने खेतों में कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। वो रात को रात और दिन को दिन ना समझता और दिन रात खेतों में लगा रहता। विश्वजीत की मेहनत को देखकर गांव वाले भी बहुत हैरान थे। विश्वजीत, इस बार तो तुम्हारे खेतों में काफी अच्छी मकई की फसल हुई है। इस बार बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारा 2000 तो कहीं नहीं जाएंगे। अरे भाई, ये सब भगवान की ही कृपा है। बस मेरी मकई की फसल कटने तक कोई समस्या ना हो। अरे तुम चिंता मत करो, इस बार तुम्हारी अच्छी आमदनी होगी। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। इस बार जैसे ही फसल बिकेगी मैं उसके बाद सारा पैसा सेठ अशोक जी के पास जाकर उन्हें दे दूंगा और अगर उसमें से वो मुझे कुछ देंगे तो ही मैं लूंगा, वरना मैं उसमें से 1 रुपया भी नहीं लूंगा। फिर एक दिन रात होने पर विश्वजीत खेत की रखवाली के लिए मशाल लेकर खेतों की ओर चला जाता है। वो जैसे ही खेत के वहां पहुंचता है तो हवा के झुके से मशाल की चिंगारी उसके खेत में जा गिरी और देखते ही देखते उसके पूरे खेत में आग लग गई और कुछ ही देर में विश्वजीत की आंखों के सामने उसकी पूरी मकई की फसल राख हो गई।
विश्वजीत की सारी इच्छाएं जल गई और गरीब की कमर टूट गई और उसका देह बैठ सा गया। परोसी हुई थाली हाथ से छीन गई। रोते हुए विश्वजीत घर लौट आया, लेकिन उसे सेठ अशोक के रुपयों की चिंता सताने लगी। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। भूखे रहना और रूखी सूखी खाना तो किसान का काम है। मुझे चिंता तो केवल कर्ज की है। 8 महीने खत्म होने को है और 1-2 दिन में सेठ अशोक का आदमी यहाँ आता ही होगा और मैं उसे कौन सा मुंह दिखाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं खुद ही उनके पास चला जाता हूँ और कुछ समय की और मोहलत मांग लेता हूँ। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। विश्वजीत अपनी खेत की मेड़ पर खड़ा होकर अपने राख हुए खेत को देख रहा था और दुखी हो रहा था कि तभी वहां सेठ अशोक का आदमी आ जाता है। उसे देखकर विश्वजीत थोड़ा डर जाता है और मन में सोचता है, हे भगवान, अब तो आप ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हो। रक्षा करो भगवान, मेरी रक्षा करो। अरे क्यों बेटा, तुम रुपए लेकर उन्हें लौटाना वह पर नहीं जानते? क्या तुम्हें याद नहीं है? शायद तुम्हारी तारीख कल ही निकल गई है और तुम जानते ही हो सेठ जी का व्यवहार। अरे काका, आप ही अपनी आंखों से मेरे खेतों का हाल देख सकते हो। अरे बेटा, मुझे तुम्हारा कोई हाल नहीं देखना। ये चक्कर में तुम किसी और को देना। सेठ जी के 1800 रुपए निकालो और मेरे साथ चलो। मेरी सारी फसल जल गई, वरना भगवान जानते हैं मैं इस बार पूरे 1800 रुपये सेठ जी को दे देता। देखो बेटा, मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई भी मतलब नहीं है। मैंने तुम्हारी फसल की देखरेख का कोई ठेका नहीं ले रखा है। तुम अभी मेरे साथ चलो, सेठ जी तुम्हें बुला रहे हैं। फिर विश्वजीत चुपचाप सेठ जी के आदमी के साथ चला गया और चलते चलते वो बस भगवान को ही याद कर रहा था। कुछ ही देर चलने के बाद वो सेठ अशोक के यहाँ पहुँच गया तो विश्वजीत हाथ जोड़कर बोला, मालिक, मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। भगवान जानते हैं अब मैं कहीं का नहीं रहा। क्यों, तुम्हारी सारी मकई की फसल जल गई? मालिक, आप ये खबर सुन चुके हैं क्या? मेरी मकई की फसल ऐसे जल गई है जैसे किसी ने झाड़ू लगा दी हो। अगर मुझ पर ये आफत ना आती तो मैं आपके पूरे 1800 रुपए दे देता। अब तुम मुझे मेरे रुपए देते हो या मैं तुम्हें कोई सजा दिलवा दूं? मालिक, अब आप जो चाहे वो करें। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि आपका मेरे ऊपर बहुत कर्जा है और मुझे आपको पूरी पाई देनी है। 2 बार वादे किए और दोनों बार ही झूठा पड़ा। अब मैं कोई आपसे वादा नहीं करूंगा। जो कुछ भी अब मिलेगा वो सब मैं आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। चाहे मैं खुद भूखा रह लूंगा, लेकिन आपके पूरे रुपए देकर ही रहूंगा। अच्छा चलो, तुम एक बात बताओ, तुम्हारे मन में किस चीज की इच्छा है? मालिक, मेरी अब बस यही इच्छा है कि मैं किसी तरह आपके पैसे लौटा दूं। सच कहता हूँ मालिक, भगवान जानते हैं। तो फिर तुम ऐसा समझ लो कि तुमने मेरे सारे रुपए लौटा दिए। अरे मालिक, मैं ये कैसे समझ लूं? मैं आपके पैसे यहाँ नहीं लौटाऊंगा तो ऊपर मुझे आपके पैसे लौटाने पड़ेंगे। नहीं विश्वजीत, अब तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तो तुम्हें केवल आजमा रहा था। नहीं मालिक, आप ऐसा मत बोलिए। मैं अपने ऊपर इतना बोझ लेकर नहीं मरना चाहता। कैसा कर्ज? मेरा तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है और अगर आता भी है तो जाओ, मैंने उसे माफ कर दिया। यहाँ भी और ऊपर भी। अब तुम मेरे 1 रुपए की भी रिंदर नहीं हो। असल में मैंने तुमसे कर्ज लिया था, मैं वही तुमसे अदा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी बत्तख अब तक मेरे पास है। उसने मुझे कम से कम 3000 रुपए का अंडा दिया है और 2 बत्तख और दी है। अगर तुमने बत्तख कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना फायदा कहाँ से होता? तुमने उस वक्त 150 रुपए का नुकसान उठाकर भी मेरे हाथों में बेची थी। उस एहसान का मैं बदला कभी नहीं चुका सकता। उसका बदला चुकाना मेरी हैसियत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब होकर भी एक बत्तख की जान के लिए 150 रुपए का नुकसान उठा सकते हो तो मैं तुमसे 100 गुनी ज्यादा हैसियत रखता हूँ। तो क्या मैं 1800 और 3000 रुपए को माफ नहीं कर सकता? और वैसे भी मैं कोई भी बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो और तुम्हें आगे भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। सेठ अशोक की ये सभी बातें सुनकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हो। मालिक, आप सच में एक भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो। भगवान आपको हमेशा खुश रखे और बहुत सारी धन संपत्ति दे। मैं आज से खुद को आपका गुलाम समझूंगा। नहीं, तुम मेरे गुलाम नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो। मायापुर गांव के दक्षिणी छोर पर
रूपेश नाम का एक मूर्तिकार अपनी पत्नी मानसी के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता है। रूपेश पत्थर के मूर्ति बनाकर बाजार में बेचता है और इसी से उनका घर चलता है, जबकि मानसी पूरी लगन से घर संभालती है। मानसी अन्य लड़कियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान और मेहनती है। कभी कभी वो पत्थर की मूर्ति बनाने में रूपेश की मदद भी करती है। अरे सुनते हो, तुम्हारा अब तक काम खत्म नहीं हुआ। देखो, सूरज तो सिर पर आ गया है। कब से बैठे हो? आज बाजार नहीं जाओगे क्या? क्या खाओगे या फिर इस पत्थर से ही पेट भरोगे? अरे कौन है? ओह तुम हो। हाँ बस हो ही गया, ये मूर्ति बन जाए फिर बाजार जाऊंगा। अभी भी ये मूर्ति नहीं बनी? अच्छा ठीक है, जल्दी बनाकर खत्म करो और जाओ, बहुत देर हो चुकी है। और ज्यादा देर करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ बस हो गया, अब जा रहा हूँ। सुनो इधर आओ, बाजार का थैला दो और बताओ क्या क्या लाना है। हाँ बस 2 मिनट, अभी आई। देखो, इतनी देर से बाजार जा रहे हो, अब पता नहीं वहाँ क्या मिलेगा। जो भी मिले अच्छे से देख कर लाना। और हाँ, बस थोड़ी सी सब्जी ले आना और मांस की जरूरत नहीं है। घर में बहुत काम है। बेमतलब ज्यादा खाना बनाकर समय बर्बाद करने का समय नहीं है। उसी गांव के पूर्व दिशा में शंकर नाम का एक और मूर्तिकार रहता है। पेशे से वो भी रूपेश की तरह मूर्तिकार है, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग। वो लोगों को धोखा देने और उन्हें बेवजह परेशानी में डालने और फरेब करने में ही मजे लेता है। जहां रूपेश सुबह से अपने काम में व्यस्त था, वही शंकर सुबह से अपने घर के सामने बैठकर जो भी उसके सामने से गुजरता उससे बेवजह बात छेड़कर दूसरों की बुराई करने में लगा था। इसी बीच एक बाहरी गांव का व्यक्ति किसी को खोजते खोजते वहां से गुजर रहा था। ये देखकर शंकर खुद उस सेठ से बोला, अरे भाई साहब, इधर आइए, किसे ढूंढ रहे हैं? क्या बाबू किसी को तो खोज रहे हैं? देखने से तो आप इस गांव के नहीं लगते। बताइए किसे ढूंढ रहे हैं? देखो, अगर इस तुच्छ व्यक्ति से आपकी कोई सहायता हो सकती है। हाँ, दरअसल मैं पास के ही गांव से आया हूँ। मेरा नाम रामलाल है। मैंने सुना है कि आपके गांव में रूपेश नाम का एक मूर्तिकार रहता है और उसके हाथ का काम बहुत अच्छा होता है, एकदम शुद्ध कला। क्या आप मुझे रूपेश मूर्तिकार के घर का पता बता सकते हैं? हद हो गई, रूपेश का काम अच्छा। ये सुनकर तो खून खोल उठता है। हाँ, मैं उसे जानता हूँ, मगर एक बात कहूँ, ऐसा ना समझिए कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी पेशे से मूर्तिकार ही हूँ। मेरा नाम शंकर है और सभी मुझे शंकर मूर्तिकार के नाम से जानते हैं। मेरा काम भी कुछ कम अच्छा नहीं है। बस मैं रूपेश की तरह अपनी खुद की तारीफ नहीं करता, नहीं तो मेरा नाम भी आपने सुना ही होता। खैर, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मुझे बताइए कि आपको किस चीज की जरूरत है। नहीं, कोई बात नहीं, मगर मुझे सिर्फ रूपेश मूर्तिकार की ही जरूरत है। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है और बड़ी उम्मीद से आया हूँ। बस आप इतना बता दीजिए कि उनका घर किस ओर है, इससे मुझे बहुत मदद मिलेंगे। हाँ, बता रहा हूँ। मैं तो बस अच्छी बात कह रहा था, लेकिन आपको सुननी नहीं। खैर, इस सामने वाले रास्ते से उत्तर की ओर चले जाइए। करीब 25 मिनट चलने के बाद एक तालाब आएगा। उसी तालाब के बगल की गली में जो आखिरी घर है, वही रूपेश का घर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा। देखने में तो ये आदमी पैसे वाला लगता है। जरूर रूपेश को कोई बड़ा ऑर्डर देने जा रहा होगा। ये मौका छोड़ना ठीक नहीं। अगर मैं भी पीछे पीछे जाऊं और कुछ बातें सुन लूं तो शायद मुझे भी कोई फायदा हो जाए। ये सोचते हुए शंकर भी चुपचाप उस आदमी के पीछे चल पड़ा। जब वह आदमी रूपेश के घर के अंदर गया तो शंकर घर के पास एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। रूपेश भाई, क्या आप घर पर हैं? कौन? नहीं, वो घर पर नहीं है, वो बाजार गए हैं। बताइए क्या बात है? मैं उनकी पत्नी हूँ। दरअसल मैं उन्हें कुछ सामान का ऑर्डर देने के लिए आया हूँ। सुना है कि उनके हाथ का काम बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आइए बैठिए, वो अभी आते ही होंगे। अरे देखो, ये आ गए। ये तुम्हें कुछ ऑर्डर देने आए हैं। तुम इनसे बात करो, मैं तालाब से पानी भरकर लाती हूँ। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, कई दिनों से कोई ऑर्डर नहीं आया था। ये सोचते हुए मानसी मटका लेकर घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसकी नजर घर के पास वाले पेड़ की ओर गई, वो चौंक गई।
अरे वो पेड़ के पीछे कौन खड़ा है? कोई छिपकर हमारे घर की बातें सुन रहा है। देखूं तो कौन है? अरे ये तो शंकर दादा है। ये जरूर कोई चाल चल रहा होगा। ये आदमी कभी सीधा नहीं हो सकता। इस पर नजर रखनी होगी। पता नहीं क्या साजिश कर रहा है। इसी बीच मानसी ने देखा कि वो आदमी जो ऑर्डर देने आया था अब रुपेश का घर छोड़कर बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे शंकर भी चुपचाप वहाँ से निकल पड़ा। नहीं, मुझे भी इसके पीछे जाकर देखना होगा कि शंकर दादा क्या योजना बना रहा है। मुझे ये मामला ठीक नहीं लग रहा। शंकर के पीछे पीछे चलते हुए मानसी ने देखा कि शंकर रोहन नाम के एक लड़के के घर में घुस गया। ये देखकर मानसी अपने आप से बोली, जानती थी अगर शंकर दादा रोहन के घर गया है तो इसका मतलब जरूर कोई साजिश हो रही है। मुझे चुपके से उनके घर के पीछे जाकर सुनना होगा कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। अरे रे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तुझे तो आकर झूठी कहानियों सुनाने का कोई शौक नहीं है। ध्यान से सुन, रुपेश को 10 खास डिजाइन वाले पत्थर के घोड़े बनाने का ऑर्डर मिला है। आज शुक्रवार है और अगले शुक्रवार सुबह वो आदमी रुपेश से सारे घोड़े लेने आएगा। हमें जो भी करना है बृहस्पति रात को ही करना होगा। सब समझ गया, लेकिन करना क्या है? कुछ सोचा है? ऐसा कुछ करना होगा जिससे रुपेश की बदनामी हो जाए और उसका सारा काम तुझे मिलने लगे। अरे हाँ रे हाँ, क्या तू मुझे बेवकूफ समझता है? मैंने पहले से ही सोच लिया है। अब ध्यान से सुन बृहस्पति, रात को तू एक हथौड़ा लेकर रुपेश के घर में चुपके से जाएगा। वहाँ रखे 10 घोड़े को तोड़कर घर चलाएगा। जब रुपेश सुबह उठकर अपने घोड़े को टूटा हुआ देखकर बहुत परेशान हो जाएगा और जब वो आदमी आएगा तो रुपेश उसे घोड़ा दे ही नहीं पाएगा और उसे बचाने कोई नहीं आएगा। ये सोचकर ही मेरा दिल खुश हो रहा है। वाह शंकर दादा, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, मजा आ गया। अच्छा तो ये है तुम्हारी साजिश। लेकिन शंकर दा, अगर तुम चालाकी में उस्ताद हो तो मैं भी कम नहीं। अब देखती हूँ कि कैसे तुम अपनी साजिश में कामयाब होते हो। चलो अब घर जाकर कुछ सोचना होगा। अच्छा हुआ तुम आ गई। वो आदमी मुझे 10 आकृति वाले घोड़ा बनाने का ऑर्डर दे के गया है। कई दिनों बाद अच्छा खासा पैसा घर आएगा। हाँ सही कहा तुमने। बस ध्यान से घोड़ा बनाना। पर हाँ, कल जब तुम बाजार जाओगे तो मेरे लिए 10 मिट्टी के घोड़े भी लेते आना। ये बहुत जरूरी है, भूलना मत। मिट्टी के घोड़े और वो भी 10। इनका क्या करोगी? ऑर्डर तो पत्थर के घोड़े का मिला है। ओहो, तुम नहीं समझोगे। जो कहा है बस वो लाकर दे देना। अच्छा ठीक है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। समझने की जरूरत नहीं। अब तुम अपना काम करो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, बहुत देर हो गई। ठीक है। अरे सुनो, उठो, सुबह हो गई। तुम्हें काम पर लगना है। हाँ हाँ, उठ रहा हूँ। हाँ, जल्दी से उठो और अपना काम शुरू करो। और हाँ, 7 बजे तक बाजार निकल जाना। हाँ हाँ, आज देर नहीं करूँगा। ठीक है, तुम जाओ। मैं कपड़े बदलकर चाय बना रही हूँ। इसके बाद दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रुपेश अपनी पत्थर के घोड़े बनाने में और मानसी अपनी तैयारी में। जाओ बाजार से सामान ले आओ। और हाँ, जो कल लाने के लिए कहा था वो भूलना मत। हाँ हाँ, याद है। 10 मिट्टी के घोड़े हैं ना? हाँ, ध्यान रखना और भूलना मत। ये कहकर मानसी घर के अंदर चली जाती है और रुपेश बाजार के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद रुपेश बाजार से लौटकर दरवाजे के पास एक बोरी रखता है और मानसी को आवाज देता है, अरे सुनो, बाजार का सामान ले लो। अच्छा, आगे दो और बताओ। मिट्टी के घोड़े लाए हो ना? हाँ लाया हूँ, इसी थैली में है। ठीक है। लेकिन इनका क्या करोगी? अरे बताया तो था कि जरूरी काम है। सही समय पर सब समझ आ जाएगा। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बस जब घोड़े तैयार हो जाए तो मुझे बताना। मैं जैसे कहूँगी वैसे करना। क्यों? अब क्या करना होगा? बस जो कहूँ वही करना। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा ठीक है। वैसे भी तुम्हारी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसके बाद रुपेश अपनी पत्थर के घोड़े बनाने में जुट जाता है और मानसी भी अपने काम में लग जाती है। अब तो इसी तरह दिन बीत जाता है और बृहस्पतिवार रात आ जाती है। चलो, आखिरकार बायना पूरा हो गया। अब बस कल सुबह आदमी को घोड़े देकर निश्चिंत हो जाऊंगा। हाँ, सब कुछ तैयार हो गया। मैंने भी जो करना था कर लिया। अब बस समय का इंतजार करना है। लेकिन तुमने क्या किया और किसका इंतजार? थोड़ा इंतजार करो, सब कुछ साफ हो जाएगा। आप कुछ मत सोचो, बस
चुपचाप सो जाओ। ठीक है, सो रहा हूँ। फिर दोनों चुपचाप लेट जाते हैं। कुछ मिनटों के बाद घर के बाहर हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती है। कौन है? चुप रहो, लगता है शिकार जाल में फंसने वाला है। घर के बाहर रोहन चुपके से वहाँ हथौड़ा लेकर आंगन में आता है। वो आंगन में कपड़े से ढके ढेर को देखकर मन में सोचता है, यही है घोड़े, एक बार कपड़े हटाकर देख लेता हूँ। हाँ, यही पत्थर के घोड़े हैं। कितने सुंदर डिजाइन किए हुए हैं। लेकिन रुपेश दा, तुम्हारी किस्मत खराब है। भगवान की मर्जी यही है कि तुम्हें सुख नहीं मिले। ये कहते हुए रोहन शंकर की योजना के अनुसार सारे घोड़े को तोड़ देता है। हथौड़े की आवाज सुनते ही मानसी रुपेश कमरे से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ रोहनदा? रुको, भागना मत, जरा देख तो लो जो करने आए थे वो सही से हुआ या नहीं। हे भगवान रोहन, मेरे सारे घोड़े को तोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? कल सुबह आदमी को क्या दूंगा? इतना घबराओ मत, सब ठीक है। तुमने कहा था ना कि घोड़े तैयार होने के बाद उन्हें अच्छे से प्लास्टिक से ढक कर रखना। हाँ, और मैंने वैसा ही किया था। अरे मैंने क्या किया था? तुम्हारे लाए हुए मिट्टी के घोड़े को पत्थर जैसा रंग कर सुंदर डिजाइन बनाकर ऊपर रख दिया था। फिर असली पत्थर के घोड़े को मैंने अच्छे से छुपा दिया था। मतलब मैंने जिन घोड़े को तोड़ा था वह असली घोड़ा नहीं था? बिल्कुल नहीं रोहनदा, वो सिर्फ मिट्टी के घोड़े थे। देखो तुम्हारे हथौड़े मारने से कैसे चूर चूर हो गया। तुम्हें क्या लगा मेरे पति सीधा साधा है तो तुम लोग उसकी मेहनत पर पानी फेर दोगे? मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें और शंकर दा को ऐसा कभी करने नहीं दूंगी। क्या शंकर और तुमने मिलकर ये काम किया है? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुझे यही बांध कर रखूंगा और कल सुबह को उसके घर से पकड़कर पंचायत में ले जाऊंगा। वहीं तुम दोनों का फैसला होगा। नहीं रुपेश दा, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। शंकर दा ने कहा था कि अगर तुम्हारे सारे घोड़े को तोड़ दे तो उसे ये बायना मिल जाएगा और फिर वो बेचकर मुझे बख्शीश देगा। तुझे समझ में आ जाएगा कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने का क्या अंजाम होता है। ये कहकर रुपेश रोहन को आंगन में एक पेड़ से कसकर बांध देता है। फिर वो मानसी की तरफ मुड़कर कहता है, तुम जैसी समझदार पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। आज तुम्हारी वजह से मैं बड़े नुकसान से बच गया। ऐसा मत कहो, तुम्हें मुसीबत से बचाना मेरा कर्तव्य है। असल में जिस दिन वो आदमी तुम्हें ऑर्डर देने आया था, मैं तालाब गई थी तो मैंने देखा कि शंकर दा हमारे घर के पास वाले पेड़ के पीछे छिपा खड़ा था। मैं पहले से ही शंकर दा के स्वभाव को जानती थी, इसलिए मैंने चुपचाप उसका पीछा किया और देखा कि वो रोहन दा के घर में घुस रहा था। क्या सच में? हाँ, फिर मैं उनके घर के पास छिपकर उनकी बातचीत सुनने लगी और उनकी पूरी साजिश समझ गई। सब कुछ भगवान की इच्छा से हुआ। हम तो सिर्फ एक जरिया थे, इसीलिए मुझे धन्यवाद मत दो, भगवान को दो। सुबह होते ही रामलाल बाबू, जिन्होंने घोड़े का वायना दिया था, रुपेश के घर पहुंचता है और वो आवाज लगाता है, रुपेश भाई घर पर हो? आइए आइए बाबूजी, बैठिए। नहीं नहीं, आज बैठने का समय नहीं है। मुझे घोड़े लेकर बहुत दूर जाना है। वैसे जो घोड़े बनाने को कहा था वैसे ही बनाया ना? बिल्कुल जैसे आपने कहा था वैसे ही 10 पत्थर के सुंदर डिजाइन वाले घोड़े तैयार हैं। वो रहे कपड़े से लपेट कर रखे हुए हैं। अरे इसे इस तरह क्यों बांध रखा है? मत पूछिए बाबूजी, कल रात ये बदमाश आपके घोड़े को तोड़ने आया था। इसे और इसके साथ ही शंकर को पंचायत में ले जाना है, इसीलिए बांध कर रखा है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर, तुम जो उचित समझो वो करो। मैं तो अपना सामान लेकर निकलता हूँ और ये लो तुम्हारे घोड़े के पैसे। धन्यवाद बाबूजी, फिर आइएगा। चल बे, अब तुझे लेकर शंकर के घर चलूंगा। फिर शंकर और रोहन को पंचायत में ले जाया जाता है। रुपेश पूरी बात बताता है और पंचायत शंकर और रोहन को दोषी करार देती है। सजा के तौर पर दोनों से रुपेश से नुकसान के बदले में 10 घोड़े की कीमत अदा करने का कहा जाता है। इस तरह रुपेश न केवल अपने घोड़े को पूरे पैसे पाता है, बल्कि साजिश करने वालों से भी हर्जाना वसूलता है। इस तरह एक मूर्तिकार अपनी बुद्धिमान पत्नी की समझदारी से न केवल बड़ी मुसीबत से बचता है, बल्कि दुगना लाभ भी कमाता है।